नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने 81 से आगे के जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक इंडक्शन टाइप जो वाउंड रोटर के साथ रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयुक्त होता है, तो यह किस प्रकार का संयोजन होता है। यानी कि आपको देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज टू वाउंड रोटर मोटर। यानी कि आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी, उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो रोटर जो होगा वो आपको बताना है उसका कनेक्शन कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, डेल्टा होगा या स्टार कनेक्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। आपको रोटर बताना है कि इसका जो रोटर होगा वो किस प्रकार से कनेक्टेड होगा उस वाउंड रोटर रेजिस्टेंस के साथ, रोटर रेजिस्टेंस के साथ। तो आपको ये बताना है कि जो रोटर जो वाउंड किया हुआ है, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा वो किस तरीके से कनेक्टेड होगा, स्टार होगा, डेल्टा होगा, ओपन होगा या शॉर्ट होगा। तो यहाँ इसका जो होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका इंडक्शन मोटर जो होगी स्लिप रिंग, उसके अंदर जो रोटर वाउंड होगा वो हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा, चाहे आपका स्टेटर डेल्टा में हो या स्टार में हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबक का फ्लक्स किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कि आपको फ्लक्स बढ़ाना है तो करंट द्वारा बढ़ाओगे, टर्न के द्वारा बढ़ाओगे, रिलक्टेंस के द्वारा बढ़ाओगे या कोर के द्वारा बढ़ाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा उसके अंदर जो फ्लक्स की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि फाई समानुपाती क्या होगा, आई होगा, तो आपका करंट इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि श्रेणी क्रम के अंदर अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। सीरीज़ में अगर आपके पास 2 या 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से मैंने अगर जोड़ रखे हैं, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3, तो सीरीज़ के अंदर इनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है कि पाइप इलेक्ट्रोड जो होगा उसका लंबाई जो होगी, तो यानी कि पाइप इलेक्ट्रोड जो होगा, पाइप अर्थिंग के अंदर जो पाइप इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उसकी लंबाई किससे कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर या 3 मीटर या 4 या 4.5 मीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 2.5 मीटर होना चाहिए कम से कम इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लेट भू संपर्कन में 2 भू इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोग अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम करोगे तो 2 आपके पास प्लेटों की यूज़ करोगे, मतलब डबल अर्थिंग यूज़ करोगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड जो होंगे इनके बीच की जो दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 6 मीटर होगा, 8 मीटर होगा, 12 मीटर होगा या 20 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 2 अर्थिंग की जो प्लेटें जो होगी उनके बीच की जो दूरी जो होगी वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर, 8 मीटर, 12 या 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 मीटर। तो 8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा पैमाना ओम मापन के लिए उपयुक्त है। मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आपको ये बताना है कि किस रेंज का चयन करेंगे आप लोग। और ये अलग अलग रेंज आपने देखा होगा, जो अपना मल्टीमीटर जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है। तो R/1 करेंगे, 10 पर करेंगे या 100 पर करेंगे, 1000 पर। तो यहाँ से ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत के अंदर मैक्सिमम रेंज को चयन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का रहेगा अपना डी आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है कि आपको ये बताना है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजरिंग डीसी रिपल वोल्टेज। डीसी की जो रिपल वोल्टेज होती है वो आपको किस तरीके से मेजर करेंगे। डीसी वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करोगे, एसी वोल्टमीटर के द्वारा करोगे, ऑसिलोस्कोप से करोगे या वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर से करोगे। तो देखो रिपल वोल्टेज होगी वो इस तरीके से होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग मेज़र करोगे तो ऑसिलोस्कोप से मेज़र कर सकते हो। अगला है कि प्रति मिनट 2 पोल है और 50 हर्ट्ज है, तो उस मोटर की, इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी।
ठीक है। द स्पीड ऑफ 2 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर स्पीड, मोटर की जो स्पीड है वो प्रति मिनट आपको बताना क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, n बराबर 120, अफ का मान दे रखा है 50 बटा में क्या करेंगे, पोल लगाएंगे, तो पोल लगाएंगे 2, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3000। लेकिन आपको इंडक्शन मोटर दे रखा है तो आप लोग 3000 नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सिंक्रोनस मोटर देता तो आप लोग 3 करते। और नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंक्रोनस गति पूछा है, तो आपको इंडक्शन मोटर की गति पूछा है, तो आप लोग जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो। ठीक है, 2880, तो लगभग ये आपका जो होगा ये 4% स्लिप पर ये इतनी गति आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर ये सिंक्रोनस मोटर होती तो आप लोग 3000 इसका क्या करते, राइट आंसर करते। अगला क्वेश्चन है कि जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए किस जनरेटर का यूज़ करेंगे, शंट का करेंगे, सीरीज का करेंगे, या कंपाउंड का करेंगे, सभी का कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहेगा। तो बैटरी को चार्ज करना तो उसकी वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप लोग डीसी शंट मोटर का, डीसी शंट जनरेटर जो होगा उसका यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कैपेसिटर आर यूज टू इंक्रीज द, यानी कि कैपेसिटर जो होगा उसको किस चीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को, पावर फैक्टर को, पावर को, या वोल्टेज को। तो कैपेसिटर जो होगा वो आपको पता है कि ये पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करेगा, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है कि डीसी शंट मोटर जो होगी उसकी गति कैसी होगी, वेरिएबल होगी, कांस्टेंट होगी, या लोड पर डिपेंड करेगी, या सभी बातों पर डिपेंड करेगी। तो डीसी शंट है, इसका अगर मैं लोड और टॉर्क का, अगर लोड और इसकी स्पीड का अगर बनाऊँ तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि लगभग प्रत्येक लोड पर स्थिर रहेगी, लेकिन हैवी लोड होगा उस पर थोड़ी सी घटती है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इसका करेंगे बी ऑप्शन, यानी कि लगभग क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अगला है 15 वाट है और 230 वोल्ट है, और एक दूसरा 60 वाट है और 230 वोल्ट है, और दोनों को 230 वोल्ट की आपूर्ति के साथ जोड़ा गया इस तरीके से। ये एक लैंप यहाँ 15 वाट का है, दूसरा 60 वाट का है, और दोनों की वोल्टेज रेटिंग है वो 230 है, और यहाँ भी आपने क्या कर दिया, 230 वोल्ट। तो आपको ये पूछा गया कि कौन सा लैंप ज़्यादा प्रकाश देगा। तो 15 वाला वाट देगा, 60 वाला देगा, 40 वाट या 75 वाट। देखो ये 40 और 75 वाट, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो आपको यहाँ 15 और यहाँ 60 वाले में आंसर बताना है। तो देखो 15 वाट वाला जो वो जो अपना लैंप होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और 60 वाले का क्या होगा, ज़्यादा। तो सीरीज के अंदर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो वोल्टता ड्रॉप ज़्यादा करेगा, इस वजह से 15 वाट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पावर फैक्टर मीटर जो होगा पूर्ति के साथ जुड़ा नहीं होगा तो पावर फैक्टर मीटर का पॉइंटर क्या दर्शाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 1 होगा, 2 होगा, 0 हो गया, अप्रोक्स सभी होगा। तो पावर फैक्टर मीटर इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ लैगिंग लिखा होगा, और यहाँ लीडिंग लिखा होता है। तो जब इसके ऊपर किसी भी आपूर्ति नहीं जोड़ेंगे तो 1 पर रहेगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सिरोपरी वायर की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसमें किस में बढ़ोतरी होगी। आवर हेड लाइन है आपके पास, ठीक है, इनकी अगर लेंथ बढ़ती है तो आपको ये बताना है इनमें से किस चीज़ में वृद्धि होगी। कैपेसिटेंस, धारिता वृद्धि होगी, प्रतिरोध होगा, प्रेरण होगा, या अप्रोक्स सभी के अंदर हो जाएगी। तो लाइन की जो लंबाई होगी, कैपेसिटेंस होगा, इसके समानुपात में होगा, तो इसका ए राइट आंसर होगा, धारिता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब चालक का तापमान बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। एक चालक है, उसका अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बताना आपको क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पीटीसी, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा।
अगला दे रखिए, क्या दे रखे हैं कि एक निम्न प्रतिरोध को कनेक्ट करने पर एक चल कुंडी गैल्वेनोमीटर को एक एम्पीयर में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसको अगर आप लोग एम्पीयर बनाओगे तो आपको ये बताना है कि क्या चीज़ करेंगे। जो प्रतिरोध होगा निम्न मान का वो श्रेणी में जोड़ेंगे या समांतर में, या दोनों भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो समांतर में जोड़ना पड़ेगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, शंट। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे रखा है कि शुष्क सेल का धन इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा ड्राई सेल का जो होगा वो आपको बताना है किसका बना होगा। तांबे का होगा, कार्बन का होगा, जस्ते का होगा, या सल्फर का होगा। तो आपको पता है कि सेल का दूसरा नाम है कार्बन जस्ता। तो पहला जो आपको बता रहा है वो पॉजिटिव छिड़का बता रहा है, तो कार्बन होगा, और नेगेटिव अगर पूछ लेता तो ये किसका होगा, जस्ते का होगा। देखो, क्लास को लाइक और शेयर करने का काम करते रहिए। क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्द ऐप पर काम चल रहा है अपना, तो ऐप आ जाएगा तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि भारत के अंदर जो सामान्यतः जनरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 440 होगा, 11,000 होगा, या 33,000 होगा। तो जनरेटिंग वोल्टेज आपको बताना है। तो ये नॉर्मली क्या होगा, 11,000 के लमसम होगा। मतलब 11 के भी इंडिया के अंदर जो मोस्टली जो है, और अधिकतम पूछे तो 33 करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ब्रश सामान्यतः कहाँ लगाए जाते हैं। चुंबकीय उदासीन अक्ष पर लगाएंगे, चुंबकीय अक्ष पर लगाएंगे, शाफ्ट पर लगा सकते हो, या शाफ्ट के केंद्र पर लगाओगे। तो यहाँ हमेशा जो ब्रश होंगे वो MNA पर होंगे। मतलब MNA मतलब चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो DC जनरेटर जो होगा उसमें जो बैक ईएमएफ जो बनता है वो किसके समानुपात में होगा। तो यहाँ बैक टॉर्क आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जनरेटर नहीं, यहाँ मोटर होना चाहिए था, और यहाँ टॉर्क का आपको पूछेगा ये। तो टॉर्क जो होगा आपको पता होगा T समानुपाती फाई IA होगा। तो ये फील्ड का फ्लक्स होगा, ये आर्मेचर की धारा होगी। तो यहाँ आपको आर्मेचर की धारा करना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो किस नियम का पालन होगा। मतलब अगर अपने पास कोई कंडक्टर है, अगर वो हीट उत्पन्न कर रहा है तो आपको ये बताना है कि वो किस नियम का पालन करेगा। एम्पियर का करेगा, जूल का करेगा, या लेंस का करेगा, या न्यूटन का करेगा। तो यहाँ अगर हमने बात करें तो हीट जो उत्पन्न होगी वो जूल के नियम पर होगी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है कि एक सर्किट का वोल्टेज घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी शक्ति खपत कितनी घट जाएगी। तो बताइए, 25 होगा, 100 होगा, 50 होगा, या 75 होगा। तो पावर जो होगी P बराबर क्या होगा, 20 क्या होगा, R होगा। वोल्टेज मैंने आधा कर दिया, मतलब 1/4, और परसेंटेज में चेंज करूँगा तो कितना आएगा, 100। यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 25% तो रह जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा कितनी घट जाएगी। तो घटने वाली जो होगी वो 75% क्या होगी, घट जाएगी। अगला है कि जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो ब्रीदर लगाएंगे वो काम क्या करेगा। हवा के सक्शन के लिए होगा, जल के सक्शन के लिए होगा, या तेल के सक्शन के लिए होगा। तो देखो, ब्रीदर काम क्या करेगा, जो नमी जो होगा उसको अलग करेगा। तो हवा के सक्शन के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। क्लास के अंदर आप लोग सभी क्लास को लाइक करेंगे यार, और शेयर जरूर करेंगे। क्लास एंड होने के बाद और भी कर सकते हो। ओम का नियम देखो क्या दर्शाता है कि किसी बंद सर्किट में धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है बशर्ते परिस्थिति स्थिर है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए ओम के नियम के अनुसार। उसमें है भौतिक, विद्युतीय, यांत्रिक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहेगी, जैसे ताप, दाब, यांत्रिक सामर्थ्य, तो धारा जो होगी वो विभवांतर के समानुपात में होगी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो गार्ड वायर जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। सुरक्षा तार मजबूती के साथ किसके साथ जुड़ा होगा, गार्ड वायर के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रल वायर होगा, फेज तार होगा, क्रॉस आर्म होगा या अर्थ वायर होगी। तो आपने देखा होगा खंभों के अंदर जो तारें जो होती है उसके साथ एक छड़ सी लटकाई जाती है, एबोनाइट की होती है नॉर्मली, और उसके अंदर वो बांधी होती है ताकि तार वगैरह अगर टूट जाए तो उसके ऊपर गिर जाए। तो गार्ड वायर जो होगा ये फेज वायर के साथ होगा, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 132 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइनें होगी उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। शेकल होगा, पिन होगा, डिस्क होगा या एग होगा। मतलब हाई टेंशन की जो लाइनेज होती है उसमें आपको बताना है कि जो अपना इंसुलेटर होगा वो किस प्रकार का यूज़ करेंगे। आपने पोल देखे होंगे बड़े बड़े, और इस पोल के अंदर यहाँ इंसुलेटर लगे होते हैं। तो ये जो इंसुलेटर होंगे वो डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप होगा, तो इसका सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री बताना है, 360 डिग्री जो होगा इंटू कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री आपको बताना है 360 इंटू क्या होगा। पोलों की संख्या होगी, समांतर पथों की संख्या होगी, ब्रशों की संख्या होगी या पोल जोड़ों की संख्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर मेरे पास 4 पोल होंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बनेगी एक चक्कर के दौरान वो इस तरीके से देखूंगा। तो 180 180 180 180, तो 180 इंटू क्या करेंगे, पोलों की संख्या। लेकिन आपको 360 दे रखा है, तो 360 के अंदर अगर मैं देखूँ तो 2 पोल आएंगे, तो 360 इंटू पोल जोड़ों की संख्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला बैटरी को चार्ज करना है, तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें तैयार करना है आपको। तो एसिड में जो होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में किस पानी को मिलाएंगे, सादा पानी होगा, लवणीय होगा, जो आशुद्ध पानी होगा या गंदा पानी होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें जो मिलाएंगे वो हमेशा आंसू जल को मिलाया जाता है, इसकी जो पीएच वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। अगला देखो क्या दे रखा है, एक 6 पोल की जो मशीन है वो 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, वो पूर्ण भार गति 960 आरपीएम है। यदि अर्ध भार पर उसकी गति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 480 होगी, 940 होगा, 980 होगा या 1000 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही देता है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर ये सही होगा वो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेगा, उसको मैं नोट्स फ्री दूंगा। इस क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट आंसर सही देगा उसके जो क्लास नोट्स होंगे उसको वो फ्री मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहेगा। तो लगभग आप लोगों ने दे दिया होगा। अब मैं आपका इसका क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ और इसका बताऊँगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ अगर अपने काम किया है तो सबसे पहले अपने को स्लिप निकालनी पड़ेगी। अगर 6 पोलर 50 हर्ट्ज है तो आपकी जो सिंक्रोनस गति आएगी वो 1000 आएगी, और 960 आरपीएम है। तो इसकी अगर मैं स्लिप निकाल के देखूंगा तो ये जो आएगी स्लिप आएगी 4%। स्लिप आएगी 4%। अगर मैं लोड को आधा करूँगा जो स्लिप होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका मतलब स्लिप कितनी होगी, 2%। तो 1000 का 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। इसका मतलब 1000 आरपीएम आपकी स्पीड होगी तो उसमें 20 स्लिप गति हो जाएगी, और बचेगा कितना, 980। तो जिस भी स्टूडेंट ने 980 करेक्ट आंसर दिया होगा वो मेरे को जो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहेगा उस नंबर पर मेरे को मैसेज करेगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर सेंड करेगा मेरे से आंसर देने से पहले, और उसको नोट्स जो होगा वो फ्री दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस उपकरण में एसी और डीसी के समान अंशांकन होता है। कैलिब्रेशन आपको बताना है किसके अंदर जो होगा वो सेम होगा, एसी और डीसी दोनों के लिए। मूविंग आयरन होगा, मूविंग कॉइल होगा, हॉट वायर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा।
तो यहाँ इस क्वेश्चन का हॉट वायर होगा, या इसके अलावा अगर बात करूँ तो डायनमो टाइप जो वाट मीटर होगा या एम्पीयर मीटर होगा उसके भी ये सेम सिस्टम होगा। तो इस क्वेश्चन का सी रहेगा। अगला देखिए, अगला दे रखा है कि जो उच्च आवर्ती ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार की कोर का यूज़ करेंगे। जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपको बताना है, तो वायु कोर होगा, बंद लोहा कोर होगा, खुला कोर होगा या एल्यूमिनियम कोर होगा। हाई फ्रिक्वेंसी पर जो अपना यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर, वो आपको बताना उसमें जो कोर यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी। तो यहाँ इसके अंदर जो वायु कोर यूज़ करेंगे या फेराइट कोर का यूज़ करेंगे। अगला है कि किसी आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ की दिशा जो होगी वो किस नियम से ज्ञात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा, कोर्स्क्रू होगा या ओम का नियम होगा। तो यहाँ जो अपने यूज़ करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल यूज़ करेंगे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कंड्यूट पाइप होगी उसकी जो बेंडिंग त्रिज्या होगी वो कितनी होनी चाहिए। 9 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास 7 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सही दिया है वो मैसेज ज़रूर करेगा, उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला आपको बताना है कि जो मेटल जो कंड्यूट पाइपेज होती है, लोहे की होगी या किसी और की होगी, तो उसको जंग रोधी करना है तो उसको किस चीज़ का लेपन करेंगे। गैल्वेनाइजिंग करेंगे, वार्निश लगाओगे या तेल लगाओगे या उसको एडेसिव टेप लगाओगे। तो इसके अंदर जो काम करेंगे वो करेंगे गैल्वेनाइजिंग, और जस्ते का लेपन होता ही है, और इस क्रिया को यस्द लेपन भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला डीसी जनरेटर के अंदर अगर अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होगा तो उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। 6 होगी, 4 होगी, 2 होगी या 1 होगी। तो डीसी जनरेटर और सिंप्लेक्स है तो इस क्वेश्चन का 2 राइट आंसर होगा। अगला है कि जो सिलिका जेलीज होगा उसका ताजी अवस्था के अंदर रंग कैसा होगा। मतलब फ्रेश सिलिका जेलीज होगी उसका रंग आपको बताना है। तो सिलिका जेली जो शुरू के अंदर होगी उसका जो रंग होगा वो नीला होगा, सफ़ेद होगा, हरा होगा या बैंगनी होगा। तो इस क्वेश्चन का नीला करेंगे, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला है जो ट्रांसफार्मर्स होगा उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ समीकरण आपको बताना क्या रहेगा। और यहाँ ये थीटा नहीं होगा, इसको फाई लिखेंगे। तो एक तो ध्यान रखना कि इसके अंदर ये दो ऑप्शन काट दीजिए, ये दो बच गए, ये दो। अब आपको ध्यान होना चाहिए 4.44 फाई एफ एन होगा, तो यानी कि डी आंसर राइट होगा। अगला है कि यूनिवर्सल मोटर डिस्क किस प्रकार के मशीन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर को आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग काम करेगी। डीसी जनरेटर की तरह करेगी, डीसी मोटर की तरह करेगी, इंडक्शन मोटर की तरह करेगी, एसी जनरेटर की तरह करेगी। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो डीसी जो अपने बात करें, डीसी जो मोटर जो होगी, यूनिवर्सल मोटर होगी, उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो डीसी मोटर के समान होगी, मतलब उसकी तरह काम करेगी, और ये सीरीज मोटर की तरह करेगी। अगर बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और ही बढ़िया है। आपको ये बताना है कि जो एक 10 HP की जो मोटर होगी उसकी फ्यूज रेटिंग का चयन कैसे करेंगे। तो इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। इंडक्शन मोटर है तो आपको P बराबर √3 VL/IL cos फाई का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पावर फैक्टर नहीं दिया, नॉर्मली आप 0.80 मानकर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो काम किया जाता है वो लोड करंट को निकाला जाता है। अब आप लोड करंट तब निकालोगे जब आपको सप्लाई वोल्टेज देगा। तो आप लोग नॉर्मली मान कर चलिए कि 1 HP की मोटर होगी वो 1.5 एम्पियर करंट लेगी। तब आप लोग इस फ्यूज़ की रेटिंग दीजिए। तो 10 HP की लगभग कितने एम्पियर करंट लेगी, 15। अब फ्यूज होगा वो 15 एम्पियर से बड़ा होगा, तो 20 या 25 में से आप लोग आंसर किसको करेंगे। तो फ्यूज की रेटिंग लगभग 1.5 गुना लेंगे, तो 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 22.5, तो लगभग 25 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फॉल्ट की स्थिति होगी, जो फ्यूज होगा वो सर्किट में व्यवधान करने के लिए जो समय लेगा उसको क्या कहेंगे। मतलब फ्यूज होगा वो सर्किट को तोड़ेगा, तो उसका जो टाइम जो लेता है उसको क्या बोलोगे आप लोग।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाइनमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर था। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन सिंपल थे। वायरिंग और अर्थिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर, और वो भी फिक्स वैल्यू के आपके देखोगे तो इस क्वेश्चन पेपर की जो 2 वीडियो और है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो रहेगा वो कट ऑफ फैक्टर रहेगा। तो मिलेंगे कल एक नेक्स्ट नए पेपर के साथ। तो धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम करते रहिए। तो मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।